हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 17 सितंबर और आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे 17 सितंबर से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि वर्तमान में अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो उसके लिए भी ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप अन्य क्विज या फिर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में हमारे सरकार के द्वारा जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो कि पहले थी, इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें तो इसके पहले भी जो अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड हैं, इनका नाम बदल कर जो हमारे देश के परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नाम पर रखा गया था, और यह कार्य 23 जनवरी 2023 को किया गया था। साथ ही दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में कई बार ऐसा हुआ है कि राजधानी वगैरह अगर चेंज होती है तो उनका प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है, और बेसिकली उस राज्य के या फिर उस केंद्र शासित प्रदेश के कई क्षेत्रों के या फिर जिलों के नाम बदले जाते हैं, किंतु यहाँ पास पहली बार हुआ है जहाँ राजधानी का ही नाम बदला गया है। इसके अलावा दोस्तों, 2018 में 3 द्वीपों का भी नाम परिवर्तित किया गया था, और पिछले कई प्रश्न पत्रों में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें से पहला है रास द्वीप, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है, और हैवलॉक द्वीप जिसे स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये जो पोर्ट ब्लेयर जो कि वर्तमान में विजयपुरम के नाम से जाना जाने लगा है, तो इसका नाम पोर्ट ब्लेयर कैसे पड़ा। तो बात 1788 की थी, जब अंडमान सागर पर एक सर्वेक्षण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी आता है, जिसका नाम आर्कीबाल्ड ब्लेयर था। और इसी के नाम पर, चूंकि इसने इस क्षेत्र को खोजा और उसने यहाँ के बारे में बताया, तो इसका नाम पोर्ट ब्लेयर पड़ गया था। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का मैप यहाँ पास दिखाया गया है, और ये यहाँ पास इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, जिसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, 16 सितंबर 2024 को जो विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है, ये 30वां यानी 30th वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया है, जिसका थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ये इस 2024 विश्व ओजोन दिवस का थीम है, या विषय आप कह सकते हो। अब ये कब से मनाया जाने लगा, तो जो पहला ओजोन दिवस मनाया गया था वह 1995 में मनाया गया था, किंतु इसे मनाने का जो प्रस्ताव पास किया गया था वो 1994 में पास किया गया था। हुआ यूं था दोस्तों कि 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक मीटिंग हुई थी। किस लिए हुई थी? ओजोन परत के संरक्षण हेतु, और इसी पे ओजोन डे मनाने का निर्णय लिया गया था। और ऐसा क्यों हुआ कि 16 सितंबर ही चुनी गई डेट? तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, अगर बात करें ओजोन लेयर के बारे में, तो यह समताप मंडल में स्थित यानी 10 से 40, कहीं कहीं आपको 10 से 50 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, तो इसी के बीच में स्थित है। और यह हमारी पृथ्वी पर परावैंगनी किरणें जो आती हैं, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें, उनसे हमारी रक्षा करती है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसके संरक्षण के लिए ही ओजोन दिवस, जो विश्व ओजोन दिवस है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद जी को सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले कौन थे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक?
तो डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक जो थे वो दलजीत सिंह चौधरी थे, जो कि अब वर्तमान में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अमृत प्रसाद मोहन को सशस्त्र सीमा बल का नया डायरेक्टर जनरल की नियुक्त किया गया है, और यह दलजीत सिंह जो कि वर्तमान में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक है, उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। जो अमृत प्रसाद मोहन है, इनका जो कार्यकाल है वह 2025 अगस्त तक रहेगा। दोस्तों अगर बात करें सशस्त्र सीमा बल के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन 20 दिसंबर 1963 को हुआ था। जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख कार्य है कि जो नेपाल और भूटान से जिन देशों की या जिन कंट्रीज की बाउंड्री लगती है, उनसे बाउंड्री की रक्षा करना, यानी जैसे मान के लिए इंडिया का मैप हो गया और नेपाल भूटान यहाँ पास है, तो इससे जिन देशों की बाउंड्री लगती है तो इस क्षेत्र वाले क्षेत्रों की रक्षा करना एसएसबी का प्रमुख कार्य माना जाता है। दोस्तों जो हम इन क्वेश्चन के डीप में इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, वो भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान से नोट डाउन करना, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका गलत ना हो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में BHEL हरिद्वार के द्वारा विकसित अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट SRGM तोप की रेंज कितनी है? तो यह 35 किलोमीटर है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहीं से ये पूछा जा सकता है कि सुपर रैपिड गन माउंट तोप को किसने बनाया है? तो इसका निर्माण BHEL हरिद्वार के द्वारा किया गया, यानी BHEL जो है उसकी हरिद्वार में एक ब्रांच है, वहां के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो यह भारतीय नौसेना के लिए किया गया है। किस लिए किया गया है? ताकि यह समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। और यह 35 किलोमीटर की रेंज वाली एक तोप है, जो कि हवा हो, पानी या समुद्र किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को भेद सकती, यानी एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस सभी के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। टोटल 38 यानी 38 SRGM सुपर रैपिड गन माउंट्स का जो ऑर्डर है वह भेल को दिया गया था, लेकिन इसकी पहली जो तोप है उसकी डिलीवरी अभी की गई, यानी टोटल 37। अभी शेष कितनी बची हुई है? 37 गन देना अभी और बाकी हुई है। अब बात कर लें दोस्तों BHEL की, तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 13 नवंबर 1964 को हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर यह कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है, और इसके वर्तमान में चेयरमैन और MD जो है वह KS मूर्ति यानी सदाशिव मूर्ति इसके वर्तमान में चेयरमैन है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो जो हमारी पहले वंदे भारत ट्रेन थी उसी का नाम बदल करके नमो भारत रैपिड रेल किया गया है, और इसका जो शुभारंभ किया गया है वह गुजरात में किया गया है। गुजरात से इसका नाम बदल करके पहली नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। दोस्तों यह भुज से अहमदाबाद के बीच जो रैपिड नमो भारत रैपिड रेल चल रही है, इसका उद्घाटन वर्चुअली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो पहली पाकिस्तानी महिला जो है वह सलीमा इम्तियाज हैं, जो कि पहली क्रिकेट अंपायर बनी हुई है पाकिस्तान से संबंधित। किस फॉर्मेट में? ICC के अंतर्गत। दोस्तों अगर बात करें तो यह जो सलीमा इम्तियाज हैं वह पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की अंपायर थी, और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में अनाउंस किया है कि यह ICC के अंतर्गत अब पहली महिला अंपायर बन चुकी हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में अयोध्या नगरी यानी राम नगरी, जो अयोध्या नगरी है वह सर्वाधिक पर्यटन सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है। इसके पहले बनारस था जो सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र था, किंतु उसको पीछे करते हुए अयोध्या अब 1 नंबर पे पहुंच गया है। दोस्तों अगर बात करें तो इस साल बीते 6 महीनों में अयोध्या में लगभग 11 करोड़ देशी और विदेशी पर्यटक आए हुए हैं,
वहीं अगर बात करें बनारस में तो यहाँ 4.61 करोड़ पर्यटक आए हुए हैं। और यह डेटा राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग है, उसके द्वारा जो डेटा जारी किया उसमें ये बोला गया लगभग 33 करोड़ पर्यटक विभिन्न स्थानों का दौरा किया, यानी यूपी के जो भी पर्यटक स्थल है वहां पास लगभग 33 करोड़ पर्यटकों ने दौरा किया है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो किया है वह 11 करोड़ लोग कहाँ का दौरा किए हैं, वह अयोध्या का दौरा किए हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्रिकेटर डुनिथ वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वह किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो वह श्रीलंका टीम के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा डुनिथ वेलालेज के अलावा हर्षिता समारा विक्रम को अगस्त 2024 में प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी के द्वारा नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक मंथ में एक ही देश के 2 खिलाड़ी को चुना गया था जो कि भारत के भी थे जून में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जिसमें जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से भी नवाजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव। यहाँ डाउट बिल्कुल मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि इस ऑपरेशन सद्भावना भी दिया जा सकता है कंफ्यूजन के लिए, तो जरूर ऑप्शन को ध्यान से। ऑपरेशन सद्भाव है जो कि टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो टाइफून यागी से प्रभावित देश है वह म्यांमार, लाओस और वियतनाम है। इन्हीं देशों की मदद के लिए जो ऑपरेशन सद्भाव को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उन्हीं की मदद के लिए उन्हीं क्षेत्रों पे टाइफून यागी ने काफी विनाशकारी प्रभाव दिखाया है, और उसी से निपटने के लिए भारत ने मानवीय राहत भेजी है, जिसमें सूखा राशन, कपड़े और दवाओं सहित 10 टन से अधिक नौसैनिक जहाज आईएनएस सतपुड़ा पर म्यांमार भेजी गई है। ऑपरेशन सद्भाव जो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है। अब बात करेंगे टाइफून यागी के बारे में, जो कि दक्षिण चीन सागर में विकसित हुआ है और यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। और इसका नामकरण जो किया गया है जापान के द्वारा किया गया है। जापान के जो मौसम विज्ञान एजेंसी है उसके द्वारा इसका नामकरण टाइफून यागी दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर को कब तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है? तो इसे वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसकी जो फॉर्मेशन या इसको जो बनाया है वह डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया है और 2027 तक इसे भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ इसका जो विकसित किया गया है, तो डीआरडीओ का ही एक संगठन है लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, और एलएनटी यानी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो अगर डायरेक्टली पूछा जाएगा तो डीआरडीओ के बारे में ही पूछा जाएगा, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों। और अगर बात करें तो इसका नाम जोरावर कैसे पड़ा, तो इसका नाम एक सैन्य जनरल थे जोरावर सिंह कहलूरिया, उन्हीं के नाम पे इसका नाम जोरावर करके रखा गया है। और इसके अंदर अगर जो फैसिलिटी होने वाली है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन से संबंधित और जल स्थलीय संचालन क्षमता जैसी आधुनिक तकनीकों से ये लेस होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल फिर से नए और अपडेटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।